स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी कालेकल। छात्रों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस अध्याय से हमें एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा और एक 3 अंक का। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपसे उठाकर पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो अध्याय है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो आइए हम जानेंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया गुणधर्म वाला जब पदार्थ बनाते हैं तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। देखिए, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए गुणधर्म वाला जब पदार्थ बनाते हैं तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन और इसकी अभिक्रिया कराई है ऑक्सीजन के साथ। बनने वाला पदार्थ क्या बन गया मेरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2 यानी कि क्या बन गया, पानी, है ना। अब हम बात करें तो हमारा पानी क्या है, पानी हमारा द्रव है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों हमारी गैसें हैं। तो देखिए, हमने उसकी परिभाषा में क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ हो गए, पहला हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्लस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बना रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है, गैस है और इनके द्वारा जो पदार्थ बना वो क्या है, लिक्विड यानी कि द्रव है, मतलब नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना है। साथ में हम और भी हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दूध है ना, तो दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है ना। तो एक और परिभाषा हम इसकी दे सकते हैं कि जब किसी पदार्थ की प्रकृति और अवस्था में यदि परिवर्तन होता है तो वहां पे भी क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, दूध अलग होता है, साथ में हम बात करें पदार्थ की प्रकृति और अवस्था में परिवर्तन हुआ, दूध से क्या बन गया, दही बन गया, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। साथ में हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लोहे की बात करते हैं हम, लोहे पे जब क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, मतलब यहाँ भी क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके कई उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे लोहे पे जंग लगना, है ना, दूध से दही बनना, है ना, और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से नए गुणधर्म वाले पदार्थ पानी का निर्माण होना। आइए, इसके पहले हमारी जो 10th क्लास साइंस है उसमें दे रखा है कि भैया आप कैसे कह सकते हो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्या बोल रखा है उसने कि आप कैसे बता सकते हो कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क के अंदर मैंने जिंक यानी Zn, साथ में मैंने इसके अंदर H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब दोनों को डाला, ठीक है, जब मैंने इस फ्लास्क के अंदर जिंक व तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जब डालता हूं तो डालने से पहले फ्लास्क मेरा क्या था, ठंडा था, और इन दोनों को डालने के बाद फ्लास्क क्या हो जाता है, मेरा गर्म हो जाता है, मतलब यहाँ सीधा संबंध किससे, तापमान से। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। साथ में जब इन दोनों को जिंक व तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मैंने इसके अंदर डाला तो कुछ समय के पश्चात इस फ्लास्क के अंदर से गैस निकलने लगती है और वो गैस कौन सी, मेरे हाइड्रोजन गैस। अतः मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, गैस का उत्सर्जन। तो देखिए,
यहाँ पे गैस निकल रही है। आइए हम इसको समीकरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। Zn धातु है, इसकी अभिक्रिया मैंने H2SO4 के साथ कराई, क्या बन गया मेरा ZnSO4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा H2, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो यदि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हुआ तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि गैस का उत्सर्जन हुआ तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आइए फोर्थ नंबर पॉइंट को समझते हैं हम। फोर्थ नंबर पॉइंट, यदि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हुआ, किसमें, रंग में परिवर्तन हुआ है, तो भी हम बोल सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आपको 10th साइंस क्वेश्चन दे रखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, रंग में परिवर्तन को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने एक पात्र लिया है, इस पात्र के अंदर क्या बोल रहा हूं, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है, किसका, कॉपर सल्फेट। सूत्र क्या होता है इसका, CuSO4, है ना। सामने वाला क्या बोल रहा है कि जब इसके अंदर आप कील डुबोते हो, कील किस चीज की बनी हुई है, लोहे की, यानी Fe यानी आयरन। अब हमें समझना है कि अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन कैसे होता है। जब हमने इस कॉपर सल्फेट के अंदर इस लोहे की कील को डुबोते हैं तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि इस विलयन का जो है रंग बदल जाता है, और रंग बदल के क्या हो जाता है, FeSO4, मतलब क्या बना लेता है, वो आयरन सल्फेट का हरा रंग का विलयन, हरे रंग का क्या बना लेता है, विलयन बना लेता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। अब होता क्यों है, तो आप जानते हो, है ना, जो आयरन है और कॉपर है, तो आयरन की तुलना में, सॉरी, कॉपर की तुलना में जो हमारा लोहा होता है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण वो विलयन से कॉपर को पृथक कर देता है और विलयन पे अपना प्रभाव छोड़ता है। इस कारण से क्या हो जाता है, इसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, और गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या समझा है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और उसमें क्या क्या चेंज होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और उनके द्वारा एक नया पदार्थ बनता है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, साथ में जब किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, उसके में गैस का उत्सर्जन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, जो हमारा अध्याय है उसमें कई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। साथ में अपचयन व उपचयन सभी अभिक्रियाओं को मैं मात्र आपको 4 समीकरणों के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखिए छात्रों, सबसे पहले हमारी अभिक्रिया दे रखी है संयोजन, उसके बाद दे रखा है वियोजन, इसके बाद दे रखा है विस्थापन, इसके बाद दे रखा है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन व अपचयन। नंबर 6 पे दे रखा अवक्षेपण, 7 नंबर पे दे रखा है यहाँ पे उष्माक्षेपी प्लस उष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए, इन सभी अभिक्रियाओं को मात्र मैं आपको 4 समीकरणों के माध्यम से अध्याय 1 की जितनी भी अभिक्रिया है और अन्य जो क्वेश्चन दे रखे हैं अभिक्रिया के माध्यम से, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको मात्र 4 समीकरणों के माध्यम से स्पष्ट कराऊंगा। तो देखते रहिए छात्रों। मैं पहला उदाहरण लेता हूं यहाँ पे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
इसकी अभिक्रिया मैंने कराई H2O के साथ, क्या बना लेगा यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। ठीक है, तो देखिए पहले हम अभिक्रिया को समझने से पहले मैं आपको दो चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं। हम समझेंगे कि भैया अभिकारक क्या होता है, तभी हम अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अभिकारक, इसका एक और नाम है क्रियाकारक। क्रियाकारक, तो अभिकारक होता क्या है? देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और पानी, ये दोनों मेरे अभिकारक है या क्रियाकारक, क्रिया कर रहे हैं, है ना। तो वे पदार्थ, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या क्रिया करने वाले जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अभिकारक कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट, क्रियाकारक, दोनों क्रिया कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है, हमेशा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम उत्पाद की, जिसे हम रिजल्ट या क्रियाफल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्रियाकारक, तो मतलब क्रिया करने पे जो हमें प्राप्त जो रिजल्ट यानी जो फल प्राप्त हुआ उसे हमने क्या नाम दे दिया? क्रियाफल। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, वो हमारा कहलाता है क्रियाफल। तो अभिकारक और उत्पाद आप लोगों को समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हमारा अभिकारक कहलाता है, क्रियाकारक कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रियाफल या उत्पाद कहलाता है। और भी देखिए एक उदाहरण लिया मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या कहलाएंगे? मेरे अभिकारक कहलाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? क्रियाकारक। और इनके द्वारा जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कहलाएगा? मेरा उत्पाद। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 4 समीकरणों के माध्यम से हम अध्याय के जितने भी अभिक्रियाएं दे रखी उन सभी को मात्र मैं आपको 4 समीकरणों के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए पहला समीकरण मैंने यहाँ पे लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अभी दीपावली का टाइम आने वाला है ना। दीपावली के समय में आप क्या करोगे? एक बाल्टी लोगे, है ना, और बाल्टी के अंदर हम चूना डालते हैं, है ना, साथ में उस बाल्टी के अंदर हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, H2O। अब क्या होगा? जैसे ही इस बाल्टी के अंदर मैंने चूना और पानी डाला तो कुछ समय के बाद बाल्टी मेरी गर्म होती, और गर्म होने के बाद उससे क्या निकलेगी? भाप निकलेगी, मतलब उष्मा निकलेगी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है सब हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है ना। तो थोड़ा सा हमको क्या है, इनको विज्ञान की भाषा में समझना है। तो मैंने क्या लिया? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी लिया, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से 4 समीकरणों से हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब हम इसको बोल सकते सहयोग करके। तो सहयोग कौन कौन कर रहा है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है? सहयोग यानी कि मिलन को। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों ने जब सहयोग करा तो क्या बन गया मेरा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। मतलब इस समीकरण को मैं संयोजन अभिक्रिया बोल सकता हूं। एक और उदाहरण लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अभिकारक कितने हैं? 2 अभिकारक है। उत्पाद कैसे मेरा? अकेला है, यानी एकल। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। तो इसके बाद इसी समीकरण के द्वारा हम अध्याय 1 की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझ सकते हैं। संयोजन प्लस ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या है? वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकल रही है ना। आपने क्या करा? बाल्टी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला, साथ में क्या डाला? पानी डाला, और क्या निकल रही है? बाल्टी गर्म होगी, गर्म होकर उससे भाप निकल रही है, मतलब उष्मा निकल रही है। तो इसी समीकरण का उपयोग हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी थ्योरी को जानते हैं। क्या होती है उसकी थ्योरी? कि वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें उष्मा निकल रही है, तो मैं इस समीकरण का उपयोग संयोजन अभिक्रिया के लिए भी कर सकता हूँ, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए भी कर सकता हूँ। साथ में अध्याय 3 में क्वेश्चन दे रखा है कि उस एक्स पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो भैया हम जो बाल्टी के अंदर चूना बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? हमारी दीवार को सफेद करने के लिए बोलते हैं। तो उसका सूत्र क्या है? सॉरी, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र हो जाएगा उसका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र क्या हो जाएगा उसका CaO। तो उसने पूछा था, है ना, उसने क्या पूछा था कि उस एक्स पदार्थ का नाम व सूत्र बताइए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो नाम क्या है उस पदार्थ का? कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र क्या है उसका CaO। और नंबर 2 पे वो आपसे पूछेगा कि उस एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो ये क्या है? एक्स पदार्थ क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। किसके साथ अभिक्रिया का समीकरण मांग रहा हो? जल के साथ। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। मतलब एक उदाहरण से हमने अध्याय 3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, है ना। पहला हमने कराया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हमने कराया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना, और तीसरा क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो चैप्टर है उससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नंबर 1 पे वो पूछ सकता है उस एक्स पदार्थ का नाम व सूत्र और उस एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, अगली अभिक्रिया हमारी आती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी प्लस वियोजन, और एक और नाम से जानते हैं इसको अपघटन, है ना। साथ में इसको उष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं, तापीय अपघटन के नाम से भी अभिक्रिया में वो पूछ सकता है। तो देखिए इसके लिए उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? मैंने लिया यहाँ पे उदाहरण CaCO3। ये क्या आएगा सूत्र मेरा? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसे बोलते हैं चूने का पत्थर। जब मैं इसको क्या करता हूं, उष्मा देता हूं तो ये टूट जाता है। उष्मा देने पे क्या करेगा? ये टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या है मेरा? चूना पत्थर है, चूना पत्थर। जब मैंने इसको उष्मा दी तो टूट गया, किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमें क्या करना है कि इस उदाहरण से अध्याय 1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना। पहला करना उष्मा शोषी, दूसरा करना वियोजन, और ये सब इसी के नाम है अपघटन, तापीय अपघटन या उष्मीय वियोजन। तो सबसे पहले हम समझेंगे भैया कि वियोजन और अपघटन होता क्या है। देखो अपघटन का सीधा अर्थ होता है टूटना। अब यहाँ पर टूट रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें टूट रहा है? उष्मा देने पर वो टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये वियोजन अभिक्रिया का हो सकता है। मतलब वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में जब टूटता है तो वो हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तापीय अपघटन इसलिए नाम बोला है इसका अपन ने क्योंकि इसको ताप दे रहे, उष्मा दे रहे, इसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, साथ में आती है हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे इस उदाहरण का उपयोग मैं किसमें कर सकता हूँ? उष्मा शोषी अभिक्रिया में, है ना। जब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दे रहा हूँ? उष्मा दे रहा हूँ, तो उष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, और अवशोषण होने पर किसमें टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मैं इस उदाहरण का उपयोग उष्मा शोषी अभिक्रिया में कर सकता हूँ, वियोजन अभिक्रिया में कर सकता हूँ, अपघटन में और तापीय अपघटन अभिक्रिया में कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है मेरी द्विविस्थापन प्लस अवक्षेपण, जो कि अध्याय 1 की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। दोनों अभिक्रिया को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है AgNO3। ये मेरा सूत्र है Ag सिल्वर NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट।
जब इसकी अभिक्रिया मैंने NaCl के साथ कराई, है ना, क्या बन गया मेरे पास, AgCl बन गया, प्लस क्या बचा, Na, यहां से Na निकल जाएगा, यहां से NO3, NaNO3। ठीक है, ये उदाहरण है। इस उदाहरण के माध्यम से हम अवक्षेपण अभिक्रिया को भी समझेंगे और इसी उदाहरण के माध्यम से हम द्विविस्थापन को समझेंगे। देखिए, द्विविस्थापन की थ्योरी क्या है कि जब, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच आपस में ही क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आपस में ही आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में ही आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी द्विबार क्या होता है, विस्थापन होता है, वो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आपस में आयनों का आदान प्रदान किस हो रहा है, देखिए आपने सिल्वर नाइट्रेट ली, साथ में आपने के लिए सोडियम क्लोराइड, है ना, तो यहां से क्या निकल रहा है, एक बार Ag, यहां से Cl, दोनों का आपस में आदान प्रदान हुआ, क्या बन गया, AgCl, है ना। फिर यहां से क्या लिया आपने, Na सोडियम, और यहां से क्या लिया, NO3 नाइट्रेट, क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में ही दो बार आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस समीकरण का उपयोग आप द्विविस्थापन में कर सकते हो, साथ में इस समीकरण का उपयोग आप अवक्षेपण में कर सकते हो, क्योंकि जो AgCl बना है ये ठोस अवक्षेप है। क्या है, ठोस अवक्षेप। किस चीज का ठोस अवक्षेप है, तो समझते हैं सिल्वर क्लोराइड का। किसका है, सिल्वर क्लोराइड। जब शब्द आ गया ठोस अवक्षेप, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो सकती है, पर उसकी थ्योरी जो बोलने का तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। वो क्या रहेगा कि भैया जब दो अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं इस वाले पार्ट को, हम समझ चुके हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो जब दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं और सिल्वर क्लोराइड का ठोस अवक्षेप बनाते हैं, वहां हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस उदाहरण के माध्यम से हम द्विविस्थापन को भी समझ सकते हैं और अवक्षेपण अभिक्रिया को भी समझ सकते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इसका एग्जांपल है, आपने लोहा लिया, है ना, जब आयरन और कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना, जब दोनों की आपने क्या कराई, अभिक्रिया करवाई, और अभिक्रिया कराने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा FeSO4 प्लस बचा क्या, यहां से बचा है कॉपर। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। अब विस्थापन कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो हम जानते हैं कि लोहा अत्यधिक क्रियाशील धातु, किसी धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। अब आप जानते हो कि भैया कोई ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है तो कमजोर व्यक्ति को तो वैसे हटा देगा वो, तो लोहा अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। इस कारण क्या करता है, वो कॉपर को का विस्थापन कर देता है, मतलब उसको उसके स्थान से हटा देता है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरी, विस्थापन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। साथ में इसी उदाहरण से आपके अध्याय 1 का एक क्वेश्चन दे रखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, उसको भी आप इस उदाहरण के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हो। क्यों बदल जाता है, सीधा सा उत्तर लिखना है आपको, भैया लोहा क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, किससे, कॉपर से। तो अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण मतलब आप सीधा बोल सकते हो कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण विलयन से कॉपर को पृथक कर देती है, जिसके कारण हमारे विलयन का रंग बदल जाता है। हमें उसके क्यों पे जाना, क्यों, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, तो स्वाभाविक है कि विलयन पे अपना प्रभाव वो छोड़ेगी, जिसके कारण विलयन का रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है हमारी, तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है अध्याय 1 में कि भैया वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है समझना, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, समीकरण देकर समझाइए। कुछ निकलना हमें, सीधा सा हमने क्या लिया, वियोजन का उदाहरण लिया CaCO3,
ठीक है ना। जब इन दोनों की हमने अभिक्रिया करवाई, सॉरी जब इसको हमने गर्म करा, उष्मा दी, तो किसमें टूट जाएगा, CaO प्लस CO2। ये हो गया मेरा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन, है ना। यहीं पे मैंने उदाहरण लिया है वियोजन का, सॉरी ये वियोजन का उदाहरण हो जाएगा, वियोजन, और यहीं पे उदाहरण लिया मैंने संयोजन का, संयोजन। संयोजन के लिए क्या ले लूंगा मैं, CaO प्लस H2O, है ना, क्या बना लेगा CaOH का होल टू। अब हमें जो हमारा क्वेश्चन उसने पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि भैया वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत यानी उल्टा क्यों कहा जाता है। तो क्यों कह रहे हैं, ये जानते हो आप, ये वाला पार्ट हमारा अभिकारक कहलाते हैं और ये वाला पार्ट हमारा उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करें वियोजन में अभिकारक के साथ एक है, जबकि हम बात करें संयोजन में अभिकारक कितने हैं, 2 अभिकारक हैं, मतलब दोनों विपरीत है एक दूसरे के, है ना। यही बात करते हैं हम उत्पाद में, तो जो हमारी वियोजन अभिक्रिया उसमें उत्पाद कितने हैं, 2 है, और हम संयोजन की बात करते तो उत्पाद कैसा है, 1 है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत है। अब हमको इसकी थ्योरी में क्या बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर या सहयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को या वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, ठीक है। और सामने वाले ने पूछा कि इसके लिए समीकरण दीजिए, तो आप ये दोनों समीकरण दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए अध्याय 1 की जो अभिक्रिया दे रखी है इन 4 समीकरण के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे दे रखा है CaO प्लस H2O बना लेगा CaOH का होल टू एच प्लस उष्मा। नंबर 2 CaCO3, यहाँ पे जब हम इसको उष्मा देंगे बना लेगा CaO प्लस H2O। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे अगला HgNO3, है ना। इसका जब हम अभिक्रिया कराएंगे NaCl के साथ बना लेगा यहाँ पे हमारा HgCl प्लस NaNO3। अगली अभिक्रिया जाती है हमारी Fe लोहा, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ बना लेगा हमारा FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए छात्रों, है ना, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार हम इन चारों समीकरण के द्वारा अध्याय 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। आप समझ भी चुके हैं वीडियो में देख के, एक बार फिर मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे ये जो उदाहरण है ये संयोजन अभिक्रिया का हो सकता है प्लस उष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे मतलब संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है, मतलब क्या हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है इस पार्ट का कि उस एक्स पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, उस एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। वो क्वेश्चन भी आपका इस उदाहरण के माध्यम से कंप्लीट हो सकता है। अगला उदाहरण वियोजन प्लस आ जाएगी मेरी उष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया इस उदाहरण के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर आ जाता है मेरा अवक्षेपण प्लस इसी के उदाहरण का उपयोग मैं कर सकता हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो यहाँ पे इस HgNO3 NaCl जब दोनों की अभिक्रिया कराए तो HgCl का ठोस अवक्षेप बन गया, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। जब आपस में दोनों आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस उदाहरण के द्वारा आप अवक्षेपण को क्लियर कर सकते हो और इसी उदाहरण के द्वारा आप द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर आ जाता है मेरा विस्थापन। तो देखिए लोहा अत्यधिक क्रियाशील है, क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। विस्थापित मतलब हटाना, उसके स्थान से विस्थापित करने का मतलब क्या होता है, हटाना। लोहा अधिक क्रियाशील है इसलिए इसको हटा दिया उसने, कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, मतलब वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इन चारों उदाहरण के माध्यम से आप अध्याय 1 की सारी अभिक्रिया को समझ सकते हैं, ठीक है।